अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपने स्टोरी का पिछला पार्ट तो देखा होगा। उम्मीद है आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी का। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि स्टोरी के जो पार्ट हम अपलोड करते रहें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी का वो जो टाइटल था वो था सोनी परी और उसके बाप की मौत। अब जो नेक्स्ट पार्ट है जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है सोनी परी के भाई। ज़ाहिर है तुम अनवर की शक्ल से नावाकिफ होगी, इसलिए ये ज़रूरी है कि मैं तुम्हें इसकी पहचान के लिए एक निशानी बता दूं। तुम्हारे भाई अनवर की पैदाइश के वक्त उसकी हथेली पर एक चमकदार सितारा बना हुआ था जो रात को अंधेरे में झिलमिल करता नजर आता। मेरी दुआ है कि तुम अपने भाई को तलाश करने में कामयाब हो जाओ। जब तुम उससे अपनी कहानी सुनाओगी तो वो तुम्हें ज़रूर अपनी बहन तस्लीम कर लेगा, क्योंकि जब ज़लज़ले ने तबाही मचाई थी तो उस वक्त वो 4 साल का था और खूब बातें करता था। उसे अब भी सब कुछ याद होगा। अच्छा बेटी, अब मुझे इजाज़त दो। मेरा सांस अब सहने में घुटने लगा है और अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं रह गई कि मज़ीद कुछ और लिख सकूं। खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे। खत पढ़कर सोनी परी की आंखों में एक गम आलूदा खुशी झलकने लगी। अपने भाई अनवर के मुतल्लिक पढ़कर उसे शदीद हैरत हुई। उसने फैसला कर लिया कि अनवर को तलाश करने के लिए आज ही रवाना हो जाएगी। सोनी परी के भाई अनवर के मुतल्लिक सुनकर बूढ़ी खादमा भी बेहद खुश हुई। उसने सोनी परी को मशवरा दिया कि वो अपने भाई को तलाश करके परिस्तान ही ले आए। दोपहर के वक्त सोनी परी ने एक कमरे का दरवाज़ा खोला। इस कमरे के दरवाजे पर एक मोटा सा कफ़ल लगा हुआ था। सोनी परी इस कमरे में दाखिल हुई और फिर उसने वहां से एक जादू का कालीन उठाया और एक जादू की छड़ी ली और फिर शाम होने का इंतज़ार करने लगी। शाम को उसने अपने सफ़र का आगाज़ किया और जादू के कालीन पर बैठकर इंसानों की दुनिया के इस शहर की जानिब रवाना हो गई जहां पर उसका भाई था। उसने ये कालीन इसलिए लिया था ताकि वो अपने भाई अनवर को इस पर बिठाकर अपने साथ परिस्तान ला सके। अनवर बेचारा उड़ तो सकता नहीं था और फिर अगर वो घोड़े पर सफ़र करता तो परिस्तान पहुंचते पहुंचते कई हफ्ते लग जाते। सोनी परी उड़ते हुए कालीन पर बैठी हुई जाने क्या सोच रही थी। कालीन की रफ्तार बहुत तेज थी और सोनी परी के सुनहरी पर हवा के जोर से फड़फड़ा रहे थे। सूरज को गरूब हुए काफ़ी देर हो चुकी थी और आहिस्ता आहिस्ता रात की तारीकी ने अपने पर फैलाना शुरू कर दिए। सोनी परी ने कुछ देर बाद नीचे झलक कर देखा। वो किसी शहर पर से गुजर रही थी। एक गहरी सांस लेकर वो फिर सीधी होकर बैठ गई। कालीन को उड़ते हुए काफ़ी देर हो गई थी। आसमान पर चांद पूरी आबोताब से चमकने लगा और सितारे झलमलाने लगे। सोनी परी ने अंदाज़ा लगाया कि आधी रात गुजर चुकी है। उसे अब नींद आ रही थी मगर वो मंजिल के करीब आकर सोना नहीं चाहती। नींद से बचने के लिए वो आंखें फाड़ फाड़ कर अंधेरे में घूरने लगी। थोड़ी देर बाद कालीन नीचे उतरने लगा। सोनी परी संभल कर बैठ गई। कालीन ज़मीन पर उतर चुका था। सोनी परी ने कालीन को लपेटकर अपने हाथों में उठा लिया और इर्द गिर्द देखने लगी। वो एक गली में खड़ी थी। गली में बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी और वहाँ पर मुकम्मल तारीकी का राज था। फिलहाल सोनी परी के सामने सिर्फ ये मसला था कि वो ये रात कहाँ गुजारे। उसने सोचा कि इस मकसद के लिए सराय सबसे ज़्यादा बेहतर जगह होगी, मगर उसे ये भी खतरा था कि एक परी को देखकर वहाँ के लोग चूक ना जाएं और वो अच्छा खासा तमाशा बन जाएगी। इसलिए उसने अपनी जादू की छड़ी निकाली और उससे बारी बारी अपने दोनों परों से लगाया। ऐसा करते ही उसके दोनों पर गायब हो गए। फिर वो वहाँ से चल दी। अभी वो कुछ ही दूर गई थी कि उससे एक सिपाही नजर आया। वो सिपाही एक दीवार से पुष्ट लगाए ऊँघ रहा था, मगर सोनी परी के कदमों की आवाज़ सुनकर वो चौंक पड़ा और आंखें मलते हुए सीधा हो गया। सोनी परी को देखकर उसने कड़क कर पूछा, ओए कौन हो तुम? इतनी कड़कदार आवाज़ सुनकर सोनी परी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो खौफज़दा होकर वहीं खड़ी हो गई।
इधर मेरे करीब आओ, सिपाही ने सख्त लहजे में कहा। सोनी परी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। इतनी देर में सिपाही ने तलवार निकाल ली थी, मगर सोनी परी को देखकर उसने तलवार मियाम में रख दी और बोला, लड़की तुम कौन हो और इतनी रात गए कहाँ जा रही हो? ये इलाका बहुत खतरनाक है, आए दिन चोरियां होती हैं, दिन दिहाड़े कत्ल होते हैं। मुझे हैरत है कि तुम एक लड़की होकर इस खतरनाक इलाके में अकेली घूम रही हो। सोनी परी ने कहा, जनाब मैं इस शहर में अजनबी हूँ, अपने भाई से मिलने के लिए बहुत दूर से आई हूँ। अगर आप मुझे किसी सराय का पता बता दें तो मैं बहुत शुक्रगुजार होंगी। सिपाही सोनी परी के इखलाक से बहुत मुतासिर हुआ और कहने लगा, आए अजनबी लड़की, इस बात पर शुक्र करो कि तुम मुझ जैसे शरीफ सिपाही से आन मिली हो। इस इलाके में दूसरे सिपाही भी गश्त कर रहे हैं, क्योंकि आज शाही कैद खाने से एक नौजवान कैदी भाग गया है। बादशाह को इतला मिली है कि वो नौजवान इस इलाके में रुपोश हो गया है, इसलिए बादशाह ने पूरे 150 सिपाहियों को इस इलाके की निगरानी पर मामूर कर दिया है, ताकि इस कैदी को फिर से गिरफ्तार किया जा सके। अगर तुम किसी दूसरे सिपाही के हत्थे चढ़ जाती तो वो तुम्हें सीधा जेल खाने ले जाता, बगैर किसी जुर्म के। सोनी परी हैरत से बोली, रात आराम करने के लिए बनाई गई है, अगर कोई शख्स रात को आवारा गर्दी करे तो ये भी जुर्म बन जाता है। सिपाही बोला, सोनी परी सर हिलाकर रह गई थी। फिर वो सिपाही इससे एक सराय के दरवाजे पर छोड़कर चला गया। सोनी परी ने सराय के दरवाजे पर दस्तक दी। सराय की इमारत बहुत बड़ी और मजबूत थी। उसका दरवाज़ा बहुत बड़ा था और इतनी मोटी लकड़ी का था कि सोनी परी की दस्तक कुछ ज्यादा आवाज़ पैदा ना कर सकी। उसने मजबूरन कुंडी की जंजीर को जोर जोर से हिलाया। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि दरवाजे के पीछे से एक खौफजदा मर्दाना आवाज़ उभरी, कौन है? मैं एक मुसाफिर हूँ, तुम्हारी सराय में ठहरना चाहती हूँ। सोनी परी ने आवाज़ में बेचारगी पैदा करते हुए कहा, दरवाज़ा नहीं खुलेगा। मैं समझ गया हूँ कि तुम शाही कैद खाने से भागे हुए कैदी हो और आवाज़ बदल कर बोल रहे हो, मगर मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि तुम्हारी चाल में आ जाऊँ। सीधी तरह चले जाओ, वरना मैं शोर मचाकर सिपाहियों को बुला लूँगा। दूसरी तरफ से धमकी आमेज लहजे में कहा, मगर वो समझ गई थी कि सराय का मालिक किसी भी कीमत पर दरवाज़ा नहीं खोलेगा, इसलिए वो वापस मुड़ गई। वो इस कैदी को बुरा भला कह रही थी जिसने कैद खाने से फरार होकर इसके लिए दुश्वारियां पैदा कर दी। नींद की ज्यादती के सबब उसकी आंखों में मिर्चें सी लग रही थी और उसकी ये शदीद ख्वाहिश थी कि वो किसी जगह आराम से सो जाए। वो वहां से कुछ ही दूर आई थी कि उसकी नज़र एक टूटे फूटे मकान पर पड़ी। मकान का दरवाज़ा बंद था, मगर उसके बंद होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दरवाजे के बराबर वाली पूरी दीवार टूटी हुई थी। मकान के आसपास लंबी लंबी घास थी, जो इस बात का सबूत था कि मुद्दतों से किसी ने इस जगह का रुख नहीं किया। सोनी परी ने फैसला कर लिया कि वो रात इस मकान में बसर करेगी। उसे बिस्तर वगैरह की परवाह नहीं थी, वो अपना कालीन बिछा कर सो सकती थी। वो मकान की तरफ बढ़ी। लंबी लंबी घास को अबूर करके वो दीवार के टूटे हुए हिस्से से अंदर दाखिल हुई और अभी उसने पहला ही कदम उठाया था कि चांद की धुंधियां रोशनी में एक उलझे हुए बालों वाले नौजवान को अपनी तरफ घूरते हुए देखकर उसकी चीख निकल गई। वो नौजवान कच्ची जमीन पर पांव फैलाए बैठा था। सोनी परी कमजोर दिल की मालिक नहीं थी, मगर इस नौजवान को यूं अचानक अपने सामने देखकर वो डर गई। कालीन और जादू की छड़ी उसके हाथ से छूट गई, जमीन पर गिर पड़ी और वो चिल्लाते हुए वापस भागी। वो नौजवान घबरा कर उठा और सोनी परी के पीछे दौड़ा। सोनी परी की चीखें रात के सन्नाटे में दूर दूर तक पहुंच रही थीं, मगर वो थोड़ी ही दूर गई थी कि इस नौजवान ने उससे पकड़ लिया। सोनी परी समझ गई कि अब उसकी खैर नहीं। यह नौजवान यकीनन शाही कैद खाने से भागा हुआ मुजरिम है और अब उससे कत्ल कर देगा। मौत का ख्याल आते ही उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और बड़े दुख के साथ सोचने लगी कि अब वो अपने भाई अनवर को कभी ना देख सकेगी। अचानक उसके कानों से इस नौजवान की आवाज़ टकराई, बेवकूफ़ लड़की, क्या मैं शक्ल से भूत नजर आता हूँ? तुम मुझे देखकर बिल्ली की तरह चिल्लाने क्यों लगी? सोनी परी की आंखों में आंसू तैरने लगे। उसे आज तक किसी ने भी बिल्ली नहीं कहा था।
उसे रोता देखकर इस नौजवान ने उसका हाथ छोड़ दिया। फिर उससे कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि उससे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। वो चौंक कर घूमा और फिर हैरत से उछल पड़ा। घोड़े पर एक खूबसूरत नौजवान बैठा हुआ था। शक्ल सूरत से वो शहजादा मालूम देता था। वो अपने घोड़े से नीचे उतरा और उन दोनों के करीब आकर बोला, असगर, मैं तुम्हें तलाश करते करते थक गया था। मायूस होकर मैं महल का रुख करने ही वाला था। मेरी समात से इस लड़की की आवाज़ें टकराईं। मैं इन चीखों का सबब मालूम करने इधर चला आया और अब खुदा का शुक्र है कि तुम मुझे मिल गए हो। वो नौजवान जिसका नाम असगर था बड़ा उदासी से बोला, शहजादे अकबर, मैं बेगुनाह हूँ। मैंने हरगिज तुम्हारी अम्मी को जहर नहीं दिया था। ये सब साजिश इस मकार वजीर की है, मगर तुम्हारे अब्बा ने मेरी एक ना सुनी और मुझे कैद खाने में डालकर मेरी मौत का हुक्म दे दिया। यकीन करो, मैं जेल में इसलिए नहीं भागा हूँ कि मुझे ज़िंदगी अजीज़ है या मैं मौत से डरता हूँ। मैं तो सिर्फ अपनी बेगुनाही साबित करना चाहता हूँ। बादशाह सलामत ने मुझे अपने बेटों की तरह पाला है। उन्होंने मुझे उस वक्त सहारा दिया था जब मैं सिर्फ 4 साल का था और मेरी अम्मी एक खौफनाक जल्जले की नज़र हो गई थी। मैं बादशाह सलामत को अपना बाप और मलका साहिबा को अपनी माँ समझता था। तुम ही बताओ भला, कोई अपनी माँ को भी कत्ल कर सकता है? असगर की बातें सुनकर सोनी परी के ज़हन में आंधियां सी चलने लगीं। उसने असगर को आंखें फाड़ फाड़ कर देखा और फिर सोचने लगी कि क्या ये ही उसका भाई है। शहजादा अकबर ने अफसरदा होकर कहा, असगर, मुझे तुम्हारी बेगुनाही पर पूरा यकीन है, मगर वो वजीर बहुत चालाक और अयार है। हम दोनों मिलकर उसकी अयारी का पर्दा चाक कर देंगे। फिर अब्बा जान को यकीनन पता चल जाएगा कि मुजरिम नहीं, वो वजीर है। इस कहानी का बकिया हिस्सा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि वीडियो का अगला पार्ट अपलोड होने पर आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।